जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले का 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है न्यू सिलेबस पे आधारित है प्रैक्टिस सेट है। ये न्यू सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, तो अंत समय में जो है ना इसको अच्छे से बारीकी से देखिए। आपका सारा जो है ना क्वेश्चन क्लियर होगा। जब एग्जाम में बैठेगा तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। इसलिए इस सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और बारीकी से जितने भी से प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आता है सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, क्योंकि अंत समय में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और इसका हम चारों सेट का जो PDF है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो इस वीडियो का क्लास डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं ना इस चैनल पे सारे का PDF हम सेंड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये न्यू सिलेबस पर आधारित वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 में भी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ उसका भी हम करवा देंगे। बाकी हम सोचेंगे ना कि इसको 7 अगस्त से पहले सारा हम प्रैक्टिस सेट इसको ख़त्म कर दें। तो आप लोग बस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ इस चैनल पे इस क्लास का आया है। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको हम लिंक डालते ही हैं जो भी क्लास लेते हैं तो, और वहाँ पे PDF भी मिलता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग क्लास को शेयर कर जरूर कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा और आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। और जो भी कुछ ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ को ऐड किया है तो उस प्रकार जो इस प्रैक्टिस सेट को सजाया गया है। तो सभी लोग अच्छे से देखिए, अंत समय में जितना हो सके प्रैक्टिस सेट अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी आपको जो है ना एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। कह रहा है विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, आवेश की ध्रुवणता। क्या होगा, आवेश की ध्रुवणता होगा। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। और वह इसमें ये भी याद रखिएगा कि वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों को भिन्न करता है उसे क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवणता कहते हैं। याद रखिएगा। अब विद्युत आवेश से क्या होता है, धनात्मक होता है जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। और विद्युत आवेश ऋणात्मक होता है जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, कह रहा है कि दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पठन 5 एवं वोल्ट मीटर बी का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का R का सही मान क्या होगा। इस प्रैक्टिस सेट का भी ना PDF हम सुबह ही डाल दिए टेलीग्राम चैनल पे, पूरा डिटेल साथ डाले हैं। तो आप लोग जो भी नहीं ज्वाइन किए ना टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर ही लीजिए। बहुत आपको जो उस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और बाकी जो NCERT जो SCERT NCERT का जो सीरीज चला रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा का PDF आपको मिल जाएगा। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितना अंत समय में आपको आँखों से जितना क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्स करेगा ना उतना आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाना है, कुछ और नहीं करना है। तो जितना होता है प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी शाम में 3 बजे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो अलग टेस्ट ग्रुप है उसमें डेली 3 बजे टेस्ट होता है, तो उसको भी टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। तो सभी लोग टेस्ट दीजिए और टेस्ट ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे PDF डालते हैं सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो 2 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है ना कि दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पठन 5 एवं वोल्ट मीटर भी का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का सही मान क्या होगा। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा। क्या होगा, 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर से फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। कह रहा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5-4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है। कह रहा है जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या C के बाद बनेगा, क्या बनेगा, C के बाद बनेगा। तो याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति C के बाद बनेगी। क्या बनेगी, C के बाद बनेगी।
आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कह रहा है कि दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी। कह रहा है कि दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच की दूरी कम करने की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ये क्या है, गलत है। इसमें क्या कह रहा है, सही नहीं है। तो जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन क्या होता है, शून्य नहीं होता। ये गलत है। लेकिन सही इसमें क्या है, तो विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। और विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। और इसमें डी भी बोल रहा है कि विस्थापन बिंदुओं के बीच का कण वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी क्या है, तो सही है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या दोनों सही है, दोनों कथन क्या है, तो सही है। व्यावसायिक मोटर के बारे में बोल रहा है तो इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक मोटर में इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयुक्त होता है, सही है। और व्यावसायिक मोटर में मृदु लोहा क्रोड प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाही धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है। कह रहा है कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाही धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, 0.8 वाट है। क्या है, 0.8 वाट है। क्या देखिएगा, बैटरी जो है ना, बैटरी द्वारा क्षय शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। इसलिए विभवांतर गुना विद्युत धारा, इसलिए 4 इंटू जो है ना 4 गुना 0.2 कीजिएगा तो क्या होगा, 0.8 वाट आएगा, याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, बताइए। कह रहा है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया है। तो नियॉन लैंप का जो आविष्कार है जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया है। और नियॉन लैंप का आविष्कार जो है कब किया गया था, याद रखिए 1910 में किया गया था। कब किया गया था, 1910 में नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। और नियॉन जो एक छोटे आकार की गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसों के कम दाब पर भरी होती है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो इधर आइए। तो इसमें कह रहा है ना कि शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कैंची का संबंध कपड़ा से है, इसका संबंध क्या होगा, बताइए। तो इसका जो है ना, ये तो इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं, या तो फिर इसको जो है बनाइए, क्या होगा बताइए इसका। तो इसका जो 10 का आंसर होगा, 10 का आंसर क्या होगा, तो यार 10 का आंसर ये होगा। कैंची का संबंध कपड़ा से है तो उस तरह का संबंध किससे है, तो दाढ़ी से, याद रखिएगा। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है ना, उसी प्रकार उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती है, याद रखिएगा। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए फिर रीजनिंग क्वेश्चन, इसको टिक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा। और बाकी इसका पीडीएफ तो मॉर्निंग में ही सेंड कर दिए थे, तो आप लोग बना ही लिए होंगे, या नहीं बनाए तो बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग। तो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 का देखिए, आइए 12 का आंसर बोले तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ है ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। कह रहा है ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, टी टोलर। क्या होगा, टी टोटलर, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, टी टोटलर मतलब क्या होता है, शराब से परहेज करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे इंस्टेंटेबल का क्या होगा, इंस्टेंटेबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसे तृप्त ना किया जा सके। इसका जो एंटोनिमस क्या होगा,
तो 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। याद रखिए, फुलफिल्ड होगा, याद रखिएगा। फुलफिल मतलब क्या होता है, परिपूर्ण होता है। क्या होता है, परिपूर्ण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डैश स्किन। क्या भराएगा, तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो, ग्लोइंग होगा। क्या हो, ग्लोबिंग। तो कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर ग्लोइंग स्किन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कर रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसको ये तो क्वेश्चन हमेशा आएगा एग्जाम में, एक करेक्ट इनकरेक्टली वर्ड चूज करना रहेगा। तो 16 का जो आंसर होगा क्या होगा, 16 का डी होगा। मिस मैच जो है ना, ये मिस मैच जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, मिस MISMATCH होगा। यहाँ पे ई लगाया इसलिए गलत है। क्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन 17 पे कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। कह रहा है सम पीपल चेंज इन ईटिंग हैबिट्स कैन एलिविएट। क्या होगा बताइए, यहाँ पे नौसिया का क्या हुआ, नौसिया का क्या होगा, तो 17 का जो आंसर होगा, याद रखिएगा, इसमें एलिविएट मतलब एक वर्ब है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, जो है ना, कम करना या शांत करना होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेउसिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हो गया राइट आंसर 17 का एक बार ए होगा, रिलीव होगा। क्या होगा, रिलीव होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 18 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव दैट बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन केस इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया हुआ कि वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। लुकिंग एट माई, क्या है, लुकिंग एट माई होगा। वाई आर लुकिंग एट माई फेस लाइक दिस, यहाँ पे ये होगा, याद रखिएगा। तो 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। आई खाली स्थान विश हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। आई हैडंट इन्वाइटेड हिम होगा। तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑलमोस्ट होगा। क्या होगा, आई ऑलमोस्ट विश हैडंट नोट। यहाँ पे हैडंट, यहाँ पे हैड नोट लिखा हुआ है। हैडंट मतलब शॉर्टकट में होता है। तो आई ऑलमोस्ट विश आई हैडंट इन्वाइटेड हिम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रीवियर के क्या होगा, ग्रीवियर का बोलेगा तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौन होगा। क्या होगा, मौन होगा। आगे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है। इसमें वाक्य को शुद्ध निकालना है, बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो याद रखिए 21 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, बिल्कुल सही है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, बिल्कुल सही है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये गलत है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये भी गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी गलत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या दीवार बहुत ऊंची है, यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि लिखने का तरीका भी बिल्कुल हिंदी में क्या होता है ना, कौमा, हर्षिकार, दीर्घिकार सारा कुछ देखा जाता है, इसलिए शुद्ध वाक्य बोल रहा था ना। तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, देखिए इस यहाँ पे दीर्घिकार से दिया है। यहाँ पे क्या लिखा, दीवार पे देखिए गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना गलत है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कर शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध भाग का चयन करना है। तो 22 का जो आंसर होगा, 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गाय की पूँछ होती है, बिल्कुल सही है। गाय की पूँछ होती है, बिल्कुल सही है। उसकी बेटी हुई, ये गलत है। गोपाल को लड़का हुआ, ये भी गलत है। मर्द की दाढ़ी होती है, ये भी गलत है। तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। करा इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्या है, ये बिल्कुल सही। बाकी तीनों क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है जो नया जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। कह रहा है जो नया जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात। क्या है, अज्ञात। आइए कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है चुने। कह रहा है इसमें देखिए क्वेश्चन जो है ना, ऐसा ही क्वेश्चन 2023 को जो रद्द हुआ था एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ऐसा ही आया था, मतलब दिया हुआ था 1 2 3 करके, इसे करना था कि कौन त्रुटि नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि पहला में कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कह रहा है कौन गलत है या तो त्रुटि नहीं है।
तो 25 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। 2 जो है ना यहाँ पे कह रहा है मेरी नींद खुल गई, ये पे क्या है तो त्रुटि, इसमें त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा। तो 25 में क्या है, तो इसमें जो है ना कू सुनकर में त्रुटि है। क्या है, कुकू सॉरी यहाँ पे 2 है ना, देखिए एक ये है कोयल की, दूसरा है कुकू सुनकर, तो ये पे 2 में क्या है, गलत है। यहाँ पे कुकू सुनकर जो है ना में त्रुटि है, इसके स्थान पे कोयल की कू सुनकर होगा। क्या है, कू सुनकर होगा, ठीक है, इसलिए 2 में क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। एकदम बिल्कुल जो है ना एग्जाम जो रद्द हुआ था ना 2023 में, जो अक्टूबर में एग्जाम पड़ा था, उस आधार पे उसी क्वेश्चन के आधार मान करके उस पर क्वेश्चन सेट किया गया और न्यू सिलेबस पे क्वेश्चन इसमें डाला गया है वॉल्यूम 3 में। तो इसलिए वॉल्यूम 2 भी और वॉल्यूम 3 तो क्या समझिए कि एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कमिट कर लीजिए, आपको एग्जाम में ना आप बेहतर कर पाइएगा। आप इतना सोच लीजिए, अभी जो भी होमवर्क सीरीज स्टार्ट दिए थे ना, होमवर्क जो दे रहे थे बिहार का, जो सब एग्जाम के लिए जो दिया जा रहा था होमवर्क 5 बुक से, उसको भी क्या करेंगे ना, अभी होल्ड किया जा रहा है। 7 अगस्त या 10 अगस्त के बाद बहुत लोग का एग्जाम पड़ जाएगा, उसके बाद होमवर्क कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी जितना होता है हम उसके जगह पे सारा प्रैक्टिस सेट सेंड करेंगे, मतलब स्कैन करके जितना होगा, और बाकी जितना हो सके हम क्लास करवाएंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना आपको डेली 5 से 6 क्लास आपको देखने मिलेगा। अभी रिसेंटली में बिहार का एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड पूरा क्लास आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप जब भी आपको क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रहिएगा तो आपका तो वहाँ पर नोटिफिकेशन वैसे भी है वहाँ पर सेंड किया जाता है। तो सभी अभी पूरा फोकस जो है ना अभी बिल्कुल बिहार पुलिस पे होगा। 15-20 दिन जितना भी दिन बचा हुआ है सारा फोकस बिहार पुलिस पे होगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आएगा डेली पर डे जो सर करवा रहे हैं, और एक जो 100 क्वेश्चन का जो स्टार्ट किए उसको भी आप लोग देखा कीजिए, वो एक प्रैक्टिस सेट हो गया। एक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट हो गया, और एक ये जो भी करवा रहे हैं वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट हो गया, और एक जो NCERT SCERT का जो स्टार्ट किए वो भी सबका क्लास आएगा। तो डेली 5 से 6 क्लास आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हर सेट को भी होमवर्क छोड़ करके बाकी आपके पास लूसेंट सबके पास बुक होगा, ये तो कॉमन है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास हर के पास लूसेंट बुक होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ टॉपिक हमको गड़बड़ है तो आप लूसेंट बुक से पढ़िए, और बाकी वहाँ से जो है विविध टॉपिक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग बोलिएगा तो हम विविध का जो है ना पूरा स्कैन करके आपको हम नया बुक का हम आपको टोटल PDF हम भेज देंगे लूसेंट का स्कैन करके, क्योंकि आपको पता है ना कि विविध से क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए विविध का जो टॉपिक है लूसेंट में उसको पूरा पढ़ जाइए। अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि हाँ विविध का टॉपिक हम भेज दें पूरा स्कैन करके लूसेंट का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे पूरा विविध का। आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, और सोच रहे हैं कि विविध का जो है ना रात में 8 बजे विविध से ही क्यूज करवा दें सारा, इधर मतलब 1 घंटा डेली क्यूज करवा दें, क्योंकि विविध से जो हर क्वेश्चन एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, BSSC हो, बिहार पुलिस हो, आपको विविध से हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी के रूप में। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है इस चैनल पे सभी प्रैक्टिस को जितना हो सके रिवीजन कीजिए, और जो पीछे करवाए हैं उसको भी रिवीजन करते रहिए, तभी आप जो एग्जाम में ना बेहतर कर पाइएगा। आप विश्वास रखिए, जितना मेरे पास अंदर नॉलेज है ना आपको सारा हम बता दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो कीजिए, जहाँ इधर उधर भटकिए, 10 जगह भटकिए, कुछ नहीं, भटकने से कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह रहिए, अच्छे से पढ़िए, खुद का जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा ना तब कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे होंगे ना कि सिर्फ न्यू सिलेबस के आधार पे बस क्लास को करवा करके थंबनेल डाल करके क्वेश्चन वही है बस, हाँ 9-10 पे क्वेश्चन करके आपको हम सबूत के साथ दिए हैं ना। जो 9-10 का जो हम SCERT NCERT का है वो बुक आपको सबूत के साथ दिए हैं। बताइए कि उसमें NCERT का है कि बुक है कि नहीं, नोट्स है कि नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना कि बस क्वेश्चन को PDF बना करके और बस हाँ ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, पूरा एक एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, तो सब पे पीछे पे मत भागिए। आप प्रूफ के साथ क्लास को देखिए, तभी आपका जो है ना सिलेक्शन हो पाएगा। इधर उधर भटकिएगा बिल्कुल आपका बर्बाद समय चल जाएगा। इसलिए आप अच्छे जगह जो है ना आए हैं तो अच्छे जगह जो है मतलब उसको उपयोग करना सीखिए। बहुत आपको के लिए करवाया जा रहा है, इसलिए हर पीछे जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है अच्छे से रिवीजन कीजिए, बारीकी से देखिए। बाकी बहुत सारे PDF जो नाम भेज चुके हैं, ज्ञान बिंदु का सर का जो करवा रहे हैं न्यू प्रैक्टिस सेट, उसमें तो डिटेल के साथ दिया हुआ है। अगर हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप उसको डिटेल को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का कौन सा मेरा गलत हुआ था। और बाकी क्लास को जितना हो सके ना क्लास को पूरा देखिए। आप बीच में क्लास को छोड़िएगा, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। तो क्लास को पूरा देखिएगा तभी आपका जो है ना मतलब बेहतर हो पाएगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। आपको भी लगेगा कि हाँ बीच में इतना ही कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं, आपको जो समझ में आए वो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो हम विविध भेज देंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? है। क्या है? याद रखिए। घोड़ा का बोल रहा है ना, घोड़ा समानार्थी, घोड़ा का समानार्थी क्या होगा? तो है होगा, याद रखिएगा। तो घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? है होगा। क्या होगा? है होगा। और घोड़ा का अगर पूछेगा प्रवाची शब्द क्या क्या होता है, तो अश्व होता है, बजी होता है, तुंग होता है, घोटक होता है, तुरंगमय होता है। ये सब क्या है? तो घोड़ा का प्रवाची शब्द है। और एक क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि निरिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खाली स्थान अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। यहाँ पे क्या भराएगा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। राजा अपनी अपनी सेनाएं क्या है? लेकर आए। और एक क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुपर्णखा जो है ये बिल्कुल गलत, सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारा क्या है? तो गलत है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर पूछेगा कि यहाँ पे सही वर्तनी पूछा था ना, सही बोलेगा सुपर्णखा होगा। आधारित का बोलेगा तो बाकी हम डिटेल पीडीएफ भेज देंगे। आधारित का बोलेगा तो आधारित मतलब शुद्ध लिखना पड़ेगा, तो आधारित ऐसे होगा। क्या होगा? आधारित ऐसे, याद रखिएगा, आधारित ऐसे होगा, ठीक है। आधारित ये शुद्ध वर्ड लिखा हुआ है। अब विस्तार का बोलेगा, विस्तार का शुद्ध वर्ड क्या होगा? विस्तार का बोलेगा तो विस्तार ऐसे होता है, ठीक है। विस्तार ऐसे होता है, याद रखिएगा, विस्तार। उत्पादन बोलेगा तो उत्पादन ऐसे होता है, आपको तो पता है उत्पादन ऐसे होता है, ठीक है। उत्पादन ऐसे होता है। देखिए गलत लिखे हैं, उत्पादन होगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो सभी लोग देख लीजिएगा बाकी डिटेल। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निषेधक सिद्धांतों को मोटे तौर पे 3 व्यापक श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। ये सत्तावादी नहीं, लेकिन समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी कौन है? बताइए। कह रहा है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? प्राधिकारी कौन है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या अनुच्छेद 40 है? क्या अनुच्छेद 40 है? याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे 32 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? बताइए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कितने आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा पर अवसर प्रदान करती है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। क्या है? 6 से 14 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं? बताइए राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? संसद का हिस्सा होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ना, संसद क्या होते हैं? हिस्सा या अंग होते हैं, याद रखिएगा। तो 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंतर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है, तो समग्र आकलन को किस रूप में जाना जाता है? कह रहा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंतर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है, तो समग्र आकलन को किस रूप में जानते हैं? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएनपी के नाम से। क्या है? जीएनपी के रूप में जानते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन 35 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों की आय मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित किया ब्याज है। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज है। आइए क्वेश्चन 36 पे कह रहा है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। इसमें सही क्या होगा? तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर में हुआ था, बिल्कुल सही है। और उन्होंने 1930 में दांडी नामक मार्च नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो याद रखिए ना कि महात्मा गांधी जो है ना 1910 में नहीं, कब किए थे? 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे, तब जाके क्या होगा? सही होगा। 1917 में किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो यहाँ पे 1910 नहीं 1917 होगा। तो बाकी सारा कथन क्या था? सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, किसका था? बताइए।
तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, विनायक सावरकर। क्या है, विनायक सावरकर। तो मित्र मेला जो है ना विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। और बी.डी. सावरकर द्वारा जो है ना, मतलब इनके द्वारा ही बी.डी. सावरकर द्वारा द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया था। क्या है, तो द इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 के सैनिक विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। और देश के सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो बताइए आंसर बताइए क्या होगा। देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, तो खुदीराम बोस थे, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया था। क्या है, खुदीराम बोस थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, मित्र मेला जो है विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी क्या है, संगठन था। और एक क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, बताइए। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, बताइए क्या होगा। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था ना 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसके द्वारा ही, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना शिमला से कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 में किया गया था। और बंगाल विभाजन पूछेगा लागू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है ना 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और पूछेगा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1911 को किया गया था। 11 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब किया गया था, तो 1911 में ही किया गया था। और लागू कब हुआ था, 1912 में लागू हो गया था। आइए क्वेश्चन 40 पे, क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा का जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और मुंबई होगा। क्या, दिल्ली और मुंबई। आइए कह रहा है अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, बताइए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए। क्या है, अमृतसर। क्या अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे कह रहा है कि 2KMnO4 5H2C2O4 3H2SO4 को इसका अभिक्रिया कर रहा है 2MnOSO4 और 10CO2 और प्लस 8H2O प्लस K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का सी होगा। क्या होगा, सी, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि H2S में कौन सा बंध है, बताइए। H2S में कौन सा बंध है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक बंध है। क्या है, सहसंयोजक बंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में कौन सी गैस मिलती है, बताइए। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में कौन सी गैस मिलती है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2। क्या है, C2H2। आगे ये कह रहा है कि तांबे का एस, कह रहा है कि तांबे का एस निम्न में से कौन है, बताइए। तांबे का जो एस है निम्न में से कौन है, बताइए क्या होगा। तांबे का जो एस है निम्न में से कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेलाइट है। क्या है, मैकेलाइट है। और मैकेलाइट जिसका सूत्र क्या होता है, CuCO3 × CuOH के होल 2 होता है, जो किसका है, तो तांबे का अयस्क है। और तांबा जो है ना मुक्त एक संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। और तांबा का जो और कौन कौन ऐसा होता है, देखिए याद रखिए, तांबा का और भी अयस्क होता है। चैल्कोपाइराइट होता है, कैल्कोसाइट होता है, क्यूपराइट होता है, एजूराइट होता है, सब क्या है, तो तांबा का अयस्क है, याद रखिएगा। और बॉक्साइट बोलेगा किसका है, अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट बोलेगा किसका है, तो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एल्यूमिनियम का है। और इसका बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। और कार्नेलाइट बोलेगा किसका है, कार्नेलाइट बोलेगा तो किसका है, तो मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम का है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक तत्व x की द्रव्यमान संख्या 37 है। एक तत्व की x की द्रव्यमान संख्या 37 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा, 17 होगा। घटा दीजिएगा तो आएगा। इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ना 37 दिया हुआ है ना, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 20 दिया हुआ है। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, मतलब न्यूट्रॉन संख्या प्लस जो है ना n+p, मतलब p बराबर क्या, द्रव्यमान संख्या -n, 30 - 20 कीजिएगा 17 आएगा। इसको घटा के दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है, बताइए। कह रहा है क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है सही है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ht का अम्ल में 2 कार्बन
परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही है, याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है, याद रखिएगा। और क्लोरोफॉर्म का रसायन सूत्र बोलेगा तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? तो CHCl3 होता है, CHCl3 होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 49 पे, कह रहा है कि बाकी सारा कथन गलत था। आगे क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता, बताइए। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चाय नहीं करता है, लेकिन कपास के रेशे व्यंजन के लिए करता है, जल शोधन में करता है, ऑक्सीकारक में करता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन 50 कह रहा है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैथ का टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 51 का सी होगा। 52 का बोले तो 52 का क्या होगा? 52 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। बाकी अगर कोई मैथ नहीं बनेगा ना तो आप उसका पे हम टेलीग्राम चैनल पे पूरा डिटेल PDF भेजे हैं, उस पर डिटेल देख लीजिएगा, आपको सारा मैथ बन जाएगा। अगर नहीं भी बनेगा तो आप उसका फ़ोटो खींच करके स्क्रीनशॉट मार करके आप जिसमें टेस्ट होता है उसमें आप भेज दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी आप सोल्यूशन देखिएगा ना, आपका सारा मैथ बन जाएगा, इतना भी मैथ हार्ड नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 54 का आंसर बोले 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 55 का आंसर की बात करें, 55 का आंसर क्या होगा? 55 का ए होगा। 55 का ए होगा। 56 का बोले तो 56 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 56 का बी होगा। 57 का बात करें, 57 का आंसर क्या होगा? 57 का ए होगा। 58 का बात करें, 58 का आंसर क्या होगा? तो 58 का ए होगा। आगे आइए 59 पे, देखिए यहाँ से जीके क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया? कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। आगे क्वेश्चन है 60 पे, कह रहा है भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? बताइए। कह रहा है भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60 का सी होगा। क्या होगा? गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल। आगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, कह रहा है बिरसा मुंडा। कह रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है, यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? सबको पता है। 61 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है, यह उड़ीसा के किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थित है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे पूछेगा कि रूप सिंह स्टेडियम बताइए कि रूप सिंह स्टेडियम जो है ना कहाँ है? तो रूप सिंह स्टेडियम याद रखिएगा मध्य प्रदेश से ग्वालियर में स्थित है। और मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? तो अपना पटना में है, पटना बिहार में है। और याद रखिएगा बताइएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में याद रखिएगा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। पूछेगा कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे, कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर का नाम क्या है? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? जीतू है, जीतू। आगे का ये 63 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी है, क्या है? बताइए कौन सी पार्टी है? ये सबको पता, अभी हाल ही में 2023 में मिला है, इसका पार्टी का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा ना कि इसका 63 का आंसर क्या होगा? 63 का बी होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी, कितने हैं? तो 6 है, याद रखिए। कितने राष्ट्रीय पार्टी? 6 है। और 23 मार्च 2024 निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार याद रखिएगा 6 है। कितने हैं? 6 है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? बताइए। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। क्या होगा? 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु एक व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और 79 याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में क्या है? तो संसद सरला, याद रखिए। 79 में संसद का उल्लेख है। 80 में बोलेगा तो क्या है? तो राज्यसभा का उल्लेख है। और 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख है। सरला पता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखिएगा। और संसद की योग्यता बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? संसद सदस्य की योग्यता बोलेगा तो अनुच्छेद 84 में। कितना? अनुच्छेद 84 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, बताइए किसके द्वारा?
किसी राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त होता है किसके द्वारा, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है ना किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, बताइए कौन सी अनुसूची है। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची है। क्या है 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में संविधान संशोधन है और सूची 2 में क्या विषय वस्तु है, किस संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या किया गया। तो देखिए पहला देखिए मिला रहे हैं, संविधान के जो है ना संविधान में 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत क्या किया गया, संविधान के 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत क्या गया, इसमें जो है ना इसमें क्या किया गया, तो याद रखिए इसमें क्या है 69वां में क्या हुआ, तो दिल्ली, इसमें जो है ना दिल्ली, इसका होगा ए का क्या होगा 5 हो जाएगा, क्या होगा 5 हो जाएगा। दिल्ली को जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया देना, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिया गया था। और दूसरा में बी में क्या कह रहा है कि संविधान के 75वां संशोधन अधिनियम में पंचायतों में अनुसूचित 1994 में क्या किया गया, तो इसका हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा बी में हो जाएगा राज्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना होगा, ठीक है। और यहाँ पे संविधान के 80वां संशोधन 2000 में क्या किया गया, इसके तहत जो है ना इसमें किया गया 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकारना किया गया, तो सी का हो जाएगा 4। और संविधान की 30वां संशोधन अधिनियम में क्या किया गया, क्या 83वां बोल रहा है कि संविधान के 83वां संशोधन में जो है 2000 में किया गया, आया था 2000 में आया था, कब आया था, ये भी 2000 में आया था, याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है ना अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए आरक्षण नहीं है, ये किया गया, ये जो है ना इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा में था, तो याद रखिएगा कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के तहत राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना किया गया। और 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया था, इसके तहत जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना किया गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें लास्ट में 83वां संविधान संशोधन ये आया था 2000 में, इसके तहत जो है ना अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसका वर्णन किया गया, तो सारा मिल गया। तो इसका याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 5-1-4-2 होगा, 5-1-4-2। आइए क्वेश्चन बनाइए 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए क्वेश्चन 69 पे कर रहा है संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या समझते हैं। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व के बराबर व्यय हो। क्या है, राजस्व के बराबर व्यय हो। आगे आइए क्वेश्चन 70 पे कर रहा है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, बताइए खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम स्टोन जो है ना कैमूर, बिल्कुल सही है। लाइम स्टोन क्या है, तो कैमूर, तो लाइम स्टोन जो है कैमूर खनिज और जिले का जोड़ा क्या है, तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे 71 में क्वेश्चन कर रहा है आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह और व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया, बताइए। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार और अथवा बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला को। किसको है, कांडला को विकसित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कौन सा पहला संश्लेषी, कह रहा है कौन सा पहला, कह रहा है कि कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, बताइए कौन हुआ है। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। आइए कह रहा है वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है। कह रहा है वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं परिवहन में आ जाती है, क्या कहते हैं। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, बताइए निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन्स। क्या है, साइटोकाइनिन्स। आगे कह रहा है यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है।
तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ग्लाइकोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। आगे कार्य क्षेत्र में क्वेश्चन कर रहा है अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है। इसमें कह रहा है अधोलिखित में से कॉलम दिया हुआ है कौन सा विटामिन है और उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है, तो एक ऑप्शन पे। तो इसका जो है ना, इसका गलत कौन सा है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइबोफ्लेविन जो है ना, राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को बोलते हैं। इससे जो है बेरी नहीं होता है। इससे क्या होता है? तो किलोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है? किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2 से, ठीक है, राइबोफ्लेविन से किलोसिस नामक रोग होता है। बेरी किससे होता है? बेरी विटामिन B1 से होता है। किससे होता है? विटामिन B1 से होता है बेरी रोग, जिसको थायमीन बोलते हैं, ठीक है। कैसीफ्लोर से क्या होता है? सही क्या? अस्थिर गुणता होता है, बिल्कुल सही है। नियासिन से प्लाग्रा होता है, बिल्कुल सही है। कोबालमिन से क्या होता है? संज्ञातिक रक्तदाब्यता होता है, तो ये भी सही है। इसमें गलत क्या था? डी गलत है, याद रखिए। B1 को बोलेगा तो थायमीन से होता है बेरी रोग होता है। अब विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन उसको बोलते हैं रसायन नाम, इससे क्लोसिस नामक रोग होता है। अब विटामिन B3 बोलेगा तो निकोटिक अम्ल बोलते हैं रसायन नाम, इससे प्लाग्रा रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन B5 बोलेगा तो पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, इससे चर्म रोग बुद्धि कम होता है। अब विटामिन B6 बोलेगा तो पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन नाम है, इससे जो है रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन होती है, ठीक है। और विटामिन H बोलेगा तो बायोटीन, क्या है? बायोटीन, इससे चर्म और बालों का झड़ना होता है। अब विटामिन B9 बोलेगा तो फॉलिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल, इससे क्या होता है? रक्तक्षीणता होता है। अब विटामिन B12 बोलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? सायरन कोबालमिन बोलते हैं, इससे क्या होता है? रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 77 पे कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का उदाहरण है, बताइए। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, सिलिकामेता होता है, याद रखिएगा। सिलिकोसिस उसको बोल सकते हैं, सिलिकोसिस। आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर है। क्या? स्त्री केसर है। आगे कह रहा क्वेश्चन 79 कह रहा है कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुक्त विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 79 का डी होगा, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन होगा। क्या होगा? भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज, देखिए ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, देखिए टिक कर दे रहे हैं इसका आंसर। 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 81 का आंसर डी होगा। क्या? 81 का आंसर डी होगा। 82 का बात करें, 82 का आंसर क्या होगा? 82 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 83 का आंसर बोले 83 का क्या होगा? बी होगा 83 का। 84 का बात करें, 84 का आंसर क्या होगा? तो 84 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब आइए 85 पे, देखिए 85 का आंसर क्या होगा? रीजनिंग क्वेश्चन है, 85 का आंसर ए होगा। 85 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे, 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर बोले तो 86 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा 86 का। 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा, 87 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसे यहाँ पे फुलफिल करना था, तो आकृति फुलफिल करना है। और 88 का बोलेगा तो 88 का आंसर जो है ना, देखिए यहाँ पे जी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार के वनस्पति को दर्शाता है, बताइए। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। क्या होगा? मैंग्रोव वन। आगे एक कह रहा है गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। आगे कह रहा है क्वेश्चन 90 कह रहा है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सही है। तो 90 का जो आंसर होगा, 90 क्या होगा? तो 90 का आंसर ए होगा। क्या होगा? 1 और 2 क्या है? सही है। तो कह रहा है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, तो 1 और 2 क्या है? इसमें सही है 90 का। तो अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। और हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में से अधिक क्षरण का कारण बनती है, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 क्या था? बिल्कुल सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, बताइए। किस ग्रह का जो घनत्व होता है सबसे कम होता है, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 91 का होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि का होता है। किसका होता है? शनि का। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है, बताइए। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है किस कारण होता है,
तो ये 92 का ऑप्शन इधर है। ये 92 का जो आंसर होगा, 92 का क्या होगा, तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, निच्छालन। क्या होगा, निच्छालन। तो याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है निच्छालन के कारण होता है। क्या होता है, निच्छालन के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टी सामान्यतः जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। और लेटराइट मिट्टी को जो है साधारणतः क्या बोलते हैं, लाल रंग की होती है। क्या होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, याद रखिए, सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी डिटेल तो हम भेज चुके हैं ये PDF। आगे कह रहा है कि 93 कह रहा है कि उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। तो क्या होगा, 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, जिब्राल्टर जलडमरू। क्या है, जिब्राल्टर जलडमरू। आप लोग क्या है ना, क्लास को देखते नहीं है, हर जगह शेयर करते हैं, इसलिए जो है ना एकदम मन जो है ना एक तरह से छोटा हो जाता है। मतलब इतना मेहनत करो, जो मतलब देखते हैं कि 20 मिनट का क्लास है, मतलब उसमें डिटेल कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का आंसर है, उसमें देखते हैं कि बहुत सारा उसको मतलब लोग देखते हैं, लेकिन सही है जो ऑथेंटिक चीज़ होता है ना उसको लोग नहीं देखना पसंद नहीं करते हैं। यही चीज़ होता है, तो मन जो है ना एक तरह से छोटा हो जाता है। इसलिए क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, और हर जगह हर जो है मतलब ग्रुप में शेयर कीजिए, और क्लास को बारीकी से देखिए, खुद को फ़ायदा कीजिए, और पहले आप खुद को देखिए कि हमको बेहतर करना है। जब तक क्लास को नहीं देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन याद ही नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम क्लास नहीं देखिए, PDF से पढ़ लेंगे। आप PDF से पढ़िए, लेकिन क्लास देख लीजिए। उसके बाद क्लास से देखने से क्या होगा ना, आप पूरा देखिएगा, सुनिएगा, आपको दूना तीना जो है ना 2 से 3 बार आपको जो है ना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और 2 से 3 बार आपका माइंड ना यहाँ पे रिकॉल करेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा याद करने की क्षमता ना ज़्यादा होगा। इसलिए किसी चीज़ को देखने से ना ज़्यादा याद, देखने से सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो क्लास को देखा कीजिए, और हर ग्रुप में शेयर कीजिए, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग का बेहतर से बेहतर आपका हो पाए। इस बात को ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन आइए 94 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं। आगे 95 पे कह रहे हैं कि मैजिक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, बताइए। मैजिक सिटी के नाम से किसको जानते हैं। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटे कार्लो। किसका है, मोंटे कार्लो को जानते हैं। तो मैजिक सिटी जो है ना के नाम से मोंटे कार्लो को जानते हैं। और मोंटे कार्लो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो का पता है ना कि कपड़ा भी आता है, तो एक शहर भी याद रखिए, आज से याद रखिएगा ना, शहर भी है। तो मैजिक सिटी के नाम से जो है मोंटे कार्लो को जानते हैं। और मोंटे कार्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध क्या है, शहर है। ठीक है, और मोंटे कार्लो पूरी जो है ना मोंटे कार्लो शहर पूरी दुनिया में कसिनो जो है ना, कसिनो जो जुआ खेलने के अड्डा होता है, उसके लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे 96 पे आए कह रहा है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योकोसुका में। क्या है, योकोसुका में। आगे कह रहा है एशियाई विकास बैंक वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, $2.6 बिलियन होगा। आगे 98 पे आइए कह रहा है कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, वियना ऑस्ट्रिया। आपको जो है ना 5 से 6 करेंट क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए सोच रहे ना कि शाम में जो 7 बजे टेस्ट होता है, जिस दिन एडिटोरिया का जो टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्लास नहीं आ पाएगा, उस दिन उसकी जगह जो है ना करेंट का टेस्ट होगा। आज से जो है ना सोचें, देखिए क्या होता है, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में ना 5 से 6 क्वेश्चन पक्का, अगर करेंट क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, याद रखिए। और क्वेश्चन 99 कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान के बाकू में। क्या है, बाकू में किया जाएगा, अजरबैजान में। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 नंबर का रहा है कि वर्तमान में कौन सा देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है, बताइए। कह रहा है वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत है। क्या है, भारत है। तो भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। और 2014 से लेकर 2024 के दशक में अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बनकर उभरा है। आज पहला में बोलेगा तो कौन सा देश है, चीन है। कहाँ पहला में कौन सा देश है, तो सबको पता है चीन रहेगा ना। तो ये सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी सेट नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।